दिमाग हर इंसान के पास है। कोई इसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कोई इसके थॉट्स में उलझा रहता है और कोई अपनी ही सोच के खिलाफ पूरी जिंदगी लड़ता रहता है। लेकिन असली बात यह है कि दिमाग जितना आपका लगता है उतना हमेशा होता नहीं है। आपका डर, आपका सेल्फ डाउट, आपकी हैबिट्स, आपकी रिएक्शंस और खुद को लेकर आपकी राय, इन सब के पीछे कुछ ऐसे पैटर्न्स हो सकते हैं जिन्हें आपने कभी कॉन्शियसली चुना ही नहीं। यही कारण है कुछ लोग बार बार वही मिस्टेक्स दोहराते रहते हैं और कुछ लोग अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल देते हैं। फर्क कहाँ है? सिर्फ मोटिवेशन में नहीं, सिर्फ डिसिप्लिन में नहीं। फर्क है उस प्रोग्रामिंग में जिससे आपका माइंड रियलिटी को देखता है। क्योंकि आखिर में आप अपनी जिंदगी को नहीं, पहले अपनी सोच को डायरेक्शन देते हैं और वही तय करती है कि आप अपने पुराने वर्जन में रहेंगे या खुद को फिर से बना पाएंगे। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी जिंदगी से पहले आपके दिमाग को बदलने की शुरुआत कर सकता है। चैप्टर 1, द माइंड यू इनहेरिटेड। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दिमाग में चलने वाले बहुत सारे थॉट्स असल में आपके अपने नहीं हैं? जिस तरह आप खुद को देखते हैं, जिस तरह फेलियर को समझते हैं, जिस तरह किसी रिजेक्शन के बाद रिएक्ट करते हैं, यहां तक कि जिस तरह आप अपने फ्यूचर की लिमिट्स तय करते हैं, इन सब के पीछे आपकी अपनी चॉइस से ज्यादा आपके पास्ट का इन्फ्लुएंस हो सकता है। शायद आपने कभी खुद से कहा होगा, मैं ऐसा ही हूं, मैं ज्यादा सोचता हूं, मैं जल्दी डर जाता हूं, मुझसे डिसिप्लिन नहीं होता, मैं लोगों के सामने कॉन्फिडेंट नहीं रह सकता। लेकिन एक अनकंफर्टेबल सवाल है, अगर आप ऐसे पैदा नहीं हुए थे तो फिर ऐसे बने कैसे? एक छोटा बच्चा दुनिया में आता है तो उसके पास अपने बारे में कोई फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं होती। उसे नहीं पता कि वह इंटेलिजेंट है या एवरेज, ब्रेव है या डरपोक, सक्सेसफुल बन सकता है या नहीं। वह सिर्फ ऑब्जर्व करता है और अपने आसपास की दुनिया से कंक्लूजन्स बनाना शुरू करता है। अगर उसे बार बार कहा जाए कि तुम बहुत केयरलेस हो, तो कुछ समय बाद वह अपने मिस्टेक्स को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा समझने लग सकता है। अगर उसे फेलियर पर शेम किया जाए तो वह धीरे धीरे फेलियर से बचने को सेफ्टी समझ सकता है। अगर उसे यह महसूस कराया जाए कि अप्रूवल पाने के लिए हमेशा दूसरों को खुश रखना जरूरी है, तो बड़ा होने के बाद भी वह अपनी जरूरतों से पहले दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को रख सकता है। यही वजह है कि कभी कभी एक एडल्ट इंसान के अंदर एक बहुत पुराना वर्जन छिपा रहता है। बाहर से वह बड़ा हो चुका होता है, लेकिन डिसीजंस के पीछे वही पुरानी फियर्स काम कर रही होती हैं। मान लीजिए आपको एक शानदार अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपके सामने ग्रोथ का चांस है, लेकिन उसी मोमेंट आपका माइंड कहता है, अगर मैं फेल हो गया तो। आप पीछे हट जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद आप खुद से कहते हैं, शायद मैं एम्बिशियस ही नहीं हूं। लेकिन हो सकता है प्रॉब्लम एम्बिशन की नहीं थी, प्रॉब्लम यह थी कि आपके ब्रेन ने अपॉर्चुनिटी को पॉसिबिलिटी की तरह नहीं, थ्रेट की तरह इंटरप्रेट किया। और यही माइंड का सबसे पावरफुल ट्रैप है। आपका ब्रेन हमेशा ये नहीं पूछता कि क्या सच है। कई सिचुएशंस में वह ये देखता है कि पहले क्या हुआ था और अब क्या फेमिलियर लगता है। अगर आपने बार बार खुद को बताया है कि लोग आपको जज करेंगे, तो एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी आपको अनकंफर्टेबल लग सकती है। अगर आपने अपने बारे में मान लिया है कि आप इनकंसिस्टेंट हैं, तो एक छोटी मिस्टेक भी प्रूफ जैसी लगेगी कि आप बदल नहीं सकते। फिर आप कोशिश कम करते हैं, रिजल्ट कमजोर आता है और आपका पुराना बिलीफ और मजबूत हो जाता है। इस तरह एक थॉट बिहेवियर बनता है, बिहेवियर हैबिट बनता है और हैबिट धीरे धीरे आइडेंटिटी जैसी महसूस होने लगती है। सबसे अजीब बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता कि यह प्रोसेस कब शुरू हुआ था। शायद कोई सेंटेंस जो आपने बचपन में सुना था, शायद कोई फेलियर जिसे आपने जरूरत से ज्यादा पर्सनली ले लिया, शायद किसी ऐसे व्यक्ति की ओपिनियन जिसे आपने अपने बारे में सच मान लिया। समय के साथ मेमोरी पीछे चली जाती है, लेकिन उसका इमोशनल पैटर्न बना रह सकता है। फिर आप अपने प्रेजेंट को देखकर कहते हैं, यही मैं हूं, जबकि हो सकता है यह सिर्फ वही वर्जन हो जिसे आपने इतने साल रिपीट किया है। अब इमेजिन कीजिए कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पैटर्न है जिसे आप बदलना चाहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, सेल्फ डाउट, एंगर, ओवरथिंकिंग,
पीपल प्लीजिंग या फेलियर का डर। अगर आप हर बार सिर्फ बिहेवियर को बदलने की कोशिश करेंगे तो शायद कुछ समय के लिए इंप्रूवमेंट आए, लेकिन अगर उस बिहेवियर के पीछे छिपी आइडेंटिटी वही रही तो पुराना पैटर्न वापस आने का रास्ता ढूंढ सकता है, क्योंकि माइंड हमेशा उस आइडेंटिटी के साथ कंसिस्टेंसी चाहता है जिसे वह सच मान चुका है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ था, असली सवाल यह है कि आपने उसके बाद अपने बारे में क्या मान लिया था। क्योंकि घटना आपकी कहानी का एक हिस्सा थी, लेकिन उससे निकला बिलीफ आपकी पूरी आइडेंटिटी बन सकता है। और अगर एक बिलीफ आपकी आइडेंटिटी बना सकता है तो शायद उसे बदला भी जा सकता है, लेकिन उससे पहले आपको अपने माइंड के उन इनविजिबल रूल्स को देखना होगा जो आज भी आपके डिसीजंस ले रहे हैं। क्योंकि जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके अंदर कौन बोल रहा है, उसी दिन पहली बार यह पॉसिबिलिटी पैदा होगी कि अगली बार फैसला आप लें, आपका पास्ट नहीं। चैप्टर 2, ब्रेक द इनविजिबल पैटर्न्स। रात के 2 बजे हैं, कमरा शांत है, फोन हाथ में है और आपको पता है कि सुबह जल्दी उठना है। फिर भी आपकी उंगली एक और वीडियो पर चली जाती है। आप खुद से कहते हैं बस ये आखिरी है, लेकिन आखिरी वीडियो के बाद एक और आता है। सुबह अलार्म बजता है, आप उसे बंद करते हैं और थोड़ी देर बाद खुद से नाराज होते हैं। फिर वही पुराना सेंटेंस आता है, मुझ में डिसिप्लिन ही नहीं है। लेकिन अगर प्रॉब्लम डिसिप्लिन की कमी नहीं बल्कि एक इनविजिबल पैटर्न है, तो ऐसा पैटर्न जो हर बार आपको वही डिसीजन लेने के लिए पुश करता है जबकि उस मोमेंट में आपको लगता है कि डिसीजन आपने खुद लिया है। हमारे बिहेवियर का एक बड़ा हिस्सा कॉन्शियस डिसीजन से नहीं चलता। हम कई काम ऑटोमेटिकली करते हैं क्योंकि ब्रेन फेमिलियर पैटर्न्स को फॉलो करना पसंद करता है। जब कोई सिचुएशन आती है, माइंड पुराने एक्सपीरियंस से जल्दी से एक रिस्पॉन्स निकाल सकता है। इसलिए अगर स्ट्रेस में आप हमेशा फोन उठाते हैं, रिजेक्शन के बाद खुद को आइसोलेट करते हैं, क्रिटिसिज्म सुनकर डिफेंसिव हो जाते हैं या डिफिकल्ट काम को बार बार पोस्टपोन करते हैं, तो सिर्फ ये कहना कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए अक्सर पर्याप्त नहीं होता। क्योंकि बिहेवियर के नीचे एक पूरा सीक्वेंस काम कर रहा होता है। एक ट्रिगर आता है, उसके साथ कोई थॉट या इमोशन एक्टिवेट होता है, फिर आप एक फेमिलियर एक्शन करते हैं और उसके बाद आपको कोई इमीडिएट रिलीफ मिलता है। यही रिलीफ उस बिहेवियर को दोबारा रिपीट होने की संभावना बढ़ा सकता है। मान लीजिए आपको कोई इंपॉर्टेंट काम शुरू करना है। जैसे ही आप लैपटॉप खोलते हैं, आपके माइंड में थॉट आता है कि यह बहुत मुश्किल है। उसके साथ एंग्जाइटी आती है। फिर आप सोचते हैं कि पहले थोड़ा सोशल मीडिया देख लेता हूं। कुछ मिनटों के लिए एंग्जाइटी कम हो जाती है। आपका ब्रेन इस एक्सपीरियंस से एक सिंपल कनेक्शन बना सकता है। डिफिकल्ट टास्क मतलब डिस्कम्फर्ट, फोन मतलब टेम्परेरी रिलीफ। अगली बार वही डिस्कम्फर्ट आते ही आपका हाथ फिर फोन की तरफ जा सकता है। अब समस्या सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं रही, एक लर्न्ड लूप बन चुका है। यही बात इमोशनल रिएक्शंस पर भी लागू हो सकती है। कोई व्यक्ति आपको क्रिटिसाइज करता है और आपके अंदर तुरंत एंगर आता है। शायद आपको लगता है कि सामने वाला गलत था, इसीलिए आपका रिएक्शन जस्टिफाइड था। लेकिन अगर क्रिटिसिज्म आपके पुराने किसी बिलीफ को टच कर रहा हो, जैसे मैं इनफ नहीं हूं, तो रिएक्शन सिर्फ उस मोमेंट का नहीं हो सकता, वह पुराने इमोशनल पैटर्न का हिस्सा हो सकता है। इसलिए कभी कभी एक छोटी सी बात डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन पैदा कर देती है। सामने वाला सिर्फ एक सेंटेंस बोलता है, लेकिन आपके अंदर कई पुराने मीनिंग्स एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। पैटर्न को तोड़ने की शुरुआत बिहेवियर को फोर्स करने से नहीं, उसे देखने से होती है। अगली बार जब आप वही अनवांटेड बिहेवियर करने वाले हों, तुरंत खुद को रोकने की कोशिश मत कीजिए। पहले नोटिस कीजिए कि उससे कुछ सेकंड्स पहले क्या हुआ था। कौन सा ट्रिगर आया, आपके माइंड में कौन सा थॉट आया, शरीर में क्या महसूस हुआ, और उस बिहेवियर से आपको तुरंत क्या मिलने वाला था। कंफर्ट, डिस्ट्रैक्शन, कंट्रोल, अप्रूवल या रिलीफ। यह ऑब्जर्वेशन आपको एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहां पहले सिर्फ ऑटोमेटिक रिएक्शन था। यहीं एक छोटा सा गैप पैदा होता है, ट्रिगर और रिस्पॉन्स के बीच का गैप। पहले शायद क्रिटिसिज्म आया और आपने तुरंत जवाब दे दिया। अब क्रिटिसिज्म आता है और आप 2 सेकंड्स रुकते हैं। पहले एंग्जाइटी आई और आपने फोन उठा लिया। अब एंग्जाइटी आती है और आप उसे पहचान लेते हैं। यह छोटा सा पॉज मामूली लगता है, लेकिन यही वह जगह है जहां पुराना पैटर्न पहली बार इंटरप्ट होता है। क्योंकि जब तक आपको पैटर्न दिखाई नहीं देता, आप उसके अंदर जी रहे होते हैं। जिस मोमेंट आप उसे ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, आप उससे थोड़ा अलग खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहां एक और प्रॉब्लम सामने आती है।
पैटर्न को पहचान लेना आसान हो सकता है, उसे बदलना नहीं, क्योंकि आपका पुराना बिहेवियर सिर्फ आपको नुकसान नहीं दे रहा था, वह आपको किसी चीज से बचा भी रहा था। प्रोक्रेस्टिनेशन शायद फेलियर के डर से बचा रही थी, पीपल प्लीजिंग रिजेक्शन के डर से, एंगर वल्नरेबिलिटी से, ओवरथिंकिंग अनसर्टेनिटी से। इसलिए जब आप पैटर्न हटाएंगे तो उसके नीचे छिपी अनकंफर्टेबल फीलिंग सामने आएगी और यहीं असली टेस्ट शुरू होगा। क्या आप उस फीलिंग से फिर भागेंगे या पहली बार उसे बिना पुराने बिहेवियर के फेस कर पाएंगे? क्योंकि पुराने पैटर्न को तोड़ने के बाद खाली जगह बनती है और उस खाली जगह में आपको अपना नया वर्जन बनाना होगा। लेकिन वह नया वर्जन आखिर किस आइडेंटिटी पर खड़ा होगा? यही अगला सवाल आपकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा बदल देगा। चैप्टर 3, रीराइट योर इनर आइडेंटिटी। एक सुबह आप मिरर के सामने खड़े होते हैं और अचानक एक सिंपल सा सवाल आपके अंदर उठता है, मैं असल में कौन हूं? आपका नाम, आपका काम, आपकी एज, आपकी अचीवमेंट्स, ये सब आपकी पहचान के हिस्से हैं, लेकिन आपकी डीपेस्ट आइडेंटिटी कुछ और होती है। वह कहानी है जो आप अपने बारे में बार बार दोहराते हैं। मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं अनलकी हूं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं जल्दी हार मान लेता हूं, मैं लोगों को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता, मैं ऐसा ही हूं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब कोई बिलीफ आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है तो आपका ब्रेन ऐसे एक्शंस चुनने लगता है जो उस आइडेंटिटी को सही साबित करें। मान लीजिए कोई इंसान खुद को नेचुरली लेजी मानता है। एक दिन वह सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट कर भी लेता है, लेकिन उसके माइंड में शायद यह अचीवमेंट ज्यादा देर टिकती नहीं। वह कह सकता है, आज किसी तरह हो गया, मैं वैसे भी कंसिस्टेंट नहीं हूं। दूसरी तरफ कोई इंसान खुद को डिसिप्लिन्ड मानता है और एक दिन रूटीन मिस कर देता है। वह शायद यह नहीं सोचता कि मैं लेजी हूं, वह सोच सकता है, आज रूटीन टूटा है लेकिन मैं वापस आऊंगा। दोनों ने एक ही मिस्टेक की, लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन अलग थी। डिफरेंस बिहेवियर में नहीं, आइडेंटिटी में था। यही रीजन है कि लास्टिंग चेंज सिर्फ गोल्स बनाने से नहीं आता। अगर आपका गोल है कि आप रोज पढ़ेंगे, लेकिन अंदर से आप खुद को ऐसा इंसान मानते हैं जो चीजें शुरू करके छोड़ देता है, तो हर डिफिकल्ट डे पर पुरानी आइडेंटिटी आपको वापस खींच सकती है। लेकिन अगर धीरे धीरे आप अपने एक्शंस के थ्रू एक नई आइडेंटिटी बनाना शुरू करते हैं, तो बिहेवियर को सपोर्ट करने वाली कहानी भी बदलने लगती है। आप यह साबित करने की कोशिश नहीं करते कि मैं परफेक्ट हूं। आप छोटे एक्शंस के जरिए खुद को एविडेंस देते हैं कि मैं वह इंसान बन सकता हूं जो अपने प्रॉमिसेस को सीरियसली लेता है। यहां एक सटल डिफरेंस है। आइडेंटिटी को पॉजिटिव एफर्मेशंस से फोर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर अंदर से आपको विश्वास ही नहीं है कि मैं अनस्टॉपेबल हूं, तो रोज यह सेंटेंस बोलना शायद तुरंत आपकी रियलिटी नहीं बदलेगा। माइंड को एविडेंस चाहिए। अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं रिलायबल हूं, तो किसी बड़े प्रॉमिस से शुरुआत करने के बजाय एक छोटा कमिटमेंट पूरा कीजिए। अगर आप खुद को फोकस्ड बनाना चाहते हैं, तो हर दिन कुछ समय बिना डिस्ट्रैक्शन के काम कीजिए। जब एक्शन रिपीट होता है, तो ब्रेन के पास नई एविडेंस आने लगती है। धीरे धीरे आपका सेल्फ इमेज बदल सकता है, क्योंकि अब आपके पास अपने बारे में सोचने के लिए नए एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन आइडेंटिटी बदलने की सबसे मुश्किल बात यह है कि पुरानी आइडेंटिटी सिर्फ आपके अंदर नहीं रहती। कभी कभी आपका एनवायरनमेंट भी उसे रीइंफोर्स करता है। अगर लोग आपको हमेशा उसी पुराने वर्जन के रूप में देखते हैं, तो जब आप बदलना शुरू करते हैं, उन्हें आपका नया बिहेवियर स्ट्रेंज लग सकता है। कोई कह सकता है, तुम तो पहले ऐसे नहीं थे। कोई आपकी नई डिसिप्लिन को सीरियसली नहीं लेगा, और उस मोमेंट पर आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। क्या आप दूसरों की फैमिलियर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वापस पुराने वर्जन में चले जाएंगे, या अपने नए आइडेंटिटी को इनफ टाइम देंगे कि वह मजबूत हो सके? एक और गहरी बात समझनी जरूरी है। नई आइडेंटिटी का मतलब यह नहीं कि आप अपने पास्ट को मिटा देंगे। आपके पुराने फेलियर्स, फियर्स और मिस्टेक्स आपकी कहानी का हिस्सा रहेंगे, लेकिन उनका मीनिंग बदल सकता है। कभी फेलियर आपके लिए प्रूफ था कि आप केपेबल नहीं हैं। अब वही फेलियर एविडेंस बन सकता है कि आपने कुछ ट्राई किया, गिरने का एक्सपीरियंस लिया और उससे कुछ समझा। यही साइकोलॉजिकल शिफ्ट इंसान को अपने पास्ट का प्रिजनर होने से बचाता है। आप अपने पास्ट को बदल नहीं सकते, लेकिन उसके आधार पर अपने बारे में बनाई गई कहानी को क्वेश्चन कर सकते हैं।
और शायद यही वह पॉइंट है जहां ट्रांसफॉर्मेशन पहली बार रियल लगने लगती है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं रहता कि मुझे क्या करना चाहिए। सवाल बन जाता है, मैं किस तरह का इंसान बन रहा हूं। हर छोटा डिसीजन उस आइडेंटिटी के लिए एक वोट बन जाता है। जब आप डिस्ट्रैक्शन के बावजूद काम करते हैं, जब डर के बावजूद बोलते हैं, जब टेम्पटेशन के बावजूद अपने कमिटमेंट को निभाते हैं, तो आप सिर्फ एक टास्क कंप्लीट नहीं कर रहे होते, आप अपने माइंड को बता रहे होते हैं कि अब रूल्स बदल रहे हैं। लेकिन आइडेंटिटी बदलने के बाद भी एक चीज आपके रास्ते में खड़ी रहेगी, आपका अपना माइंड। क्योंकि थॉट्स और इमोशंस पुराने रास्तों पर चलना नहीं छोड़ते, सिर्फ इसलिए कि आपने नई आइडेंटिटी चुन ली है। और अगली लड़ाई वहीं शुरू होगी जहां आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं, बल्कि उन्हें समझना सीखना होगा। चैप्टर 4, मास्टर योर थॉट्स इमोशंस। कभी कभी सबसे मुश्किल इंसान जिसे समझना होता है वह कोई दूसरा नहीं बल्कि खुद आप होते हैं। आप एक ही सिचुएशन में जानते हैं कि आपको काम रहना चाहिए, फिर भी एंगर आ जाता है। आप जानते हैं कि ओवर थिंकिंग से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, फिर भी माइंड वही थॉट बार बार दोहराता रहता है। आप जानते हैं कि डर आपको रोक रहा है, फिर भी बॉडी पीछे हटने लगती है। उस मोमेंट में ऐसा लगता है जैसे थॉट्स और इमोशंस आपके कंट्रोल से बाहर हैं। लेकिन शायद प्रॉब्लम यह नहीं कि आपके अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा हैं। प्रॉब्लम यह है कि आपने उन्हें सिग्नल्स की तरह पढ़ना सीखा ही नहीं। सोचिए, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग से पहले आपके मन में थॉट आता है, अगर मैं गलत बोल गया तो सब मुझे जज करेंगे। यह सिर्फ एक सेंटेंस है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में बॉडी उस थॉट को सीरियस थ्रेट की तरह रिस्पॉन्ड कर सकती है। हार्ट बीट तेज महसूस हो सकती है, मसल्स टेंस हो सकते हैं, अटेंशन बार बार उसी पॉसिबिलिटी पर जा सकती है। फिर आप उस फीलिंग को देखकर सोचते हैं, मैं नर्वस हूं, इसका मतलब मैं रेडी नहीं हूं। और यहीं एक थॉट दूसरे थॉट को जन्म देता है। एंग्जाइटी आती है, आप उसे डेंजर समझते हैं। डेंजर की इंटरप्रिटेशन एंग्जाइटी को और बढ़ाती है, और फिर आप अपने रिएक्शन को प्रूफ मान लेते हैं कि सिचुएशन सच में बहुत रिस्की है। लेकिन एक थॉट और एक फैक्ट एक ही चीज नहीं होते। माइंड किसी पॉसिबिलिटी को इतनी इंटेंसिटी से इमेजिन कर सकता है कि वह इमोशनली रियल महसूस होने लगे। यही वजह है कि कभी कभी हम किसी फ्यूचर कॉन्वर्सेशन को अपने दिमाग में 10 बार जी लेते हैं, किसी रिजेक्शन को होने से पहले ही महसूस कर लेते हैं, या किसी छोटी मिस्टेक को लेकर घंटों परेशान रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि थॉट यूजलेस है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि थॉट को तुरंत ट्रूथ मान लेना जरूरी नहीं है। इमोशनल मास्टरी का मतलब इमोशंस को दबाना भी नहीं है। अगर आपको एंगर आता है और आप उसे सिर्फ सप्रेस करते हैं, तो अंदर का टेंशन खत्म नहीं होता। अगर आपको फियर है और आप खुद को बार बार कहते हैं कि मुझे डरना नहीं चाहिए, तो फियर सिर्फ इसलिए डिसअपीयर नहीं हो जाता। बेहतर अप्रोच यह है कि इमोशन को ऑब्जर्व किया जाए और उसके मैसेज को समझा जाए। एंगर कभी बाउंड्री के टूटने की तरफ इशारा कर सकता है। फियर किसी अनसर्टेनिटी या परसीव्ड थ्रेट को दिखा सकता है। सैडनेस किसी लॉस या अनमेट नीड से जुड़ी हो सकती है। इमोशन फाइनल आंसर नहीं है, लेकिन वह इंफॉर्मेशन दे सकता है। यहीं से रिस्पॉन्स और रिएक्शन के बीच फर्क पैदा होता है। रिएक्शन ऑटोमेटिक होती है, रिस्पॉन्स में अवेयरनेस शामिल होती है। कोई आपको प्रोवोक करता है और आपका पहला इंपल्स होता है तुरंत जवाब देना। लेकिन अगर आप उस इंपल्स को नोटिस कर लेते हैं, कुछ सेकंड्स रुकते हैं और खुद से पूछते हैं कि अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है, तो आप उस इमोशनल वेव से थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा परफेक्टली काम रहेंगे। इसका मतलब सिर्फ यह है कि इमोशन स्टीयरिंग व्हील पर अकेला नहीं बैठा है। थॉट्स के साथ भी यही अप्रोच काम करती है। अगर माइंड कहता है मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप तुरंत उससे लड़ने के बजाय पूछ सकते हैं, क्या यह फैक्ट है या प्रिडिक्शन? अगर माइंड कहता है सब लोग मुझे जज करेंगे, तो सवाल हो सकता है, क्या मेरे पास इसका एविडेंस है? ऐसे क्वेश्चंस थॉट को मैजिकली खत्म नहीं करते, लेकिन वे आपको थॉट और रियलिटी के बीच का डिफरेंस देखने में मदद कर सकते हैं। और जब यह डिस्टिंक्शन मजबूत होती है, तो आपका माइंड धीरे धीरे हर थॉट को कमांड की तरह ट्रीट करना बंद कर सकता है। लेकिन यहां एक हिडन डेंजर है। कभी कभी हम थॉट्स को कंट्रोल करने की इतनी कोशिश करते हैं कि हम उन्हीं थॉट्स के और ज्यादा अवेयर हो जाते हैं। जितना आप खुद से कहते हैं कि मुझे यह नहीं सोचना है, उतना ही आपका अटेंशन उसी थॉट की तरफ लौट सकता है। इसीलिए रियल मास्टरी हर थॉट को रोकने में नहीं,
बल्कि यह चुनने में है कि किस थॉट को अटेंशन देना है और किसे जाने देना है। आपका माइंड हर दिन हजारों सिग्नल्स जनरेट कर सकता है, लेकिन हर सिग्नल को फॉलो करना जरूरी नहीं है। धीरे धीरे आप एक नया रिलेशनशिप बनाना शुरू करते हैं। थॉट आता है, लेकिन आप उसे ऑब्जर्व करते हैं। इमोशन आता है, लेकिन आप उसके साथ बहने के बजाय उसे समझते हैं। फियर आता है, लेकिन आप उसे ऑटोमेटिकली स्टॉप साइन नहीं मानते। और यहीं आपकी नई आइडेंटिटी को असली स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि अब आप सिर्फ अपने बिहेवियर को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, आप उस इनर वर्ल्ड को समझ रहे हैं जो आपके बिहेवियर को डायरेक्शन देता है। लेकिन अगर थॉट्स और इमोशंस को समझना पहला लेवल है, तो अगला सवाल और बड़ा है। जब आपका एनवायरनमेंट लगातार आपका अटेंशन खींच रहा हो, डिस्ट्रैक्शंस आपको पुरानी हैबिट्स की तरफ बुला रहे हों और दुनिया आपको हर पल कुछ बनने के लिए कह रही हो, तब क्या आप अपने नए माइंड को सच में प्रोटेक्ट कर पाएंगे? चैप्टर 5, बिल्ड अ न्यू मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम। सुबह आपकी आंख खुलती है और इससे पहले कि आप बिस्तर से उठें, आपका हाथ फोन तक पहुंच चुका होता है। एक नोटिफिकेशन, फिर एक मैसेज, फिर एक शॉर्ट वीडियो, और कुछ ही मिनटों में आपका अटेंशन किसी और के कंट्रोल में चला जाता है। आपने अभी दिन शुरू भी नहीं किया, लेकिन आपका माइंड पहले ही रिएक्ट करना शुरू कर चुका है। यही आज की दुनिया की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल चैलेंजेस में से एक है। आपका ब्रेन सिर्फ आपके पुराने बिलीफ्स और हैबिट्स से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उस एनवायरनमेंट से भी प्रभावित होता है जिसमें आप हर दिन रहते हैं। अगर आप सच में अपना माइंड रिवायर करना चाहते हैं, तो सिर्फ थॉट्स बदलना काफी नहीं होगा, आपको अपने मेंटल एनवायरनमेंट को भी बदलना पड़ेगा। हम अक्सर मानते हैं कि स्ट्रॉन्ग विल पावर का मतलब है कि आप हर डिस्ट्रैक्शन को रेजिस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। अगर कोई डिस्ट्रैक्शन आपके सामने बार बार मौजूद है, तो उसे इग्नोर करने के लिए बार बार कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है। इसलिए एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को साइलेंटली शेप कर सकता है। अगर आपका फोन हर समय आपके पास है, तो उसे चेक करने का टेम्पटेशन नेचुरली ज्यादा मौजूद रहेगा। अगर काम की जगह पर लगातार इंटरप्शंस हैं, तो डीप फोकस मुश्किल हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि एनवायरनमेंट आपकी डेस्टिनी तय करता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एनवायरनमेंट आपके डिसीजंस की डिफिकल्टी को बदल सकता है। यहीं एक नया अप्रोच सामने आता है। अपने माइंड को हर बार फाइट करने के बजाय ऐसा सिस्टम बनाइए जिसमें सही बिहेवियर थोड़ा आसान और गलत पैटर्न थोड़ा मुश्किल हो। अगर आप सुबह पढ़ना चाहते हैं, तो रात में अपनी बुक ऐसी जगह रख सकते हैं जहां वह आसानी से दिखाई दे। अगर आप डिस्ट्रैक्शन कम करना चाहते हैं, तो काम करते समय अननेसेसरी नोटिफिकेशंस हटाना एक सिंपल बैरियर बन सकता है। अगर आप किसी हैबिट को बिल्ड करना चाहते हैं, तो उसे किसी एग्जिस्टिंग रूटीन के साथ जोड़ना, उसे याद रखना आसान बना सकता है। छोटे एनवायरमेंटल चेंजेस देखने में मामूली लगते हैं, लेकिन वे उस मोमेंट को बदल देते हैं जहां डिसीजन लिया जाता है। लेकिन मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ बाहरी एनवायरनमेंट से नहीं बनता, आपकी इंटरनल लैंग्वेज भी उसका हिस्सा है। जिस तरह आप अपने आप से बात करते हैं, वह धीरे धीरे आपके इमोशनल रिस्पॉन्सेज और सेल्फ इमेज को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अगर हर मिस्टेक के बाद आपका पहला सेंटेंस होता है, मैं कितना यूजलेस हूं, तो मिस्टेक सिर्फ एक इवेंट नहीं रहती, वह आइडेंटिटी पर अटैक बन जाती है। लेकिन अगर आप कहें, मैंने गलत किया है और अब मुझे समझना है कि क्यों, तो वही घटना लर्निंग का हिस्सा बन सकती है। डिफरेंस छोटा है, लेकिन मीनिंग पूरी तरह बदल जाता है। यहां कंसिस्टेंसी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माइंड ओवरनाइट नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करता। आप एक दिन पॉजिटिव सोचकर परमानेंटली ट्रांसफॉर्म्ड नहीं हो जाते। पुराने पैटर्न्स कई बार वापस आएंगे। आप फिर प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, फिर ओवरथिंक करेंगे, फिर किसी सिचुएशन में पुराने तरीके से रिएक्ट करेंगे। लेकिन रिलैप्स को आइडेंटिटी का प्रूफ मान लेना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अगर आपने एक दिन रूटीन तोड़ा, इसका मतलब यह नहीं कि आप इनकंसिस्टेंट इंसान हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एक दिन रूटीन टूटा। जब आप बिहेवियर और आइडेंटिटी को अलग रखना सीखते हैं, तब वापसी आसान हो जाती है। धीरे धीरे आपका गोल परफेक्ट बनना नहीं रहता, आपका गोल रिकवरी टाइम कम करना बन जाता है। पहले एक मिस्टेक के बाद आप पूरा दिन खराब कर देते थे, अब शायद कुछ समय बाद वापस आ जाते हैं। पहले एक नेगेटिव थॉट घंटों चलता था, अब आप उसे जल्दी नोटिस कर लेते हैं। पहले डिस्ट्रैक्शन आपको पूरा रूटीन छोड़ने पर मजबूर कर देती थी, अब आप थोड़ी देर बाद फिर काम पर लौट आते हैं।
यही छोटी चेंजेस आपके ब्रेन को नए एविडेंस देती हैं। आप खुद को दिखाते हैं कि पुराना पैटर्न अब ऑटोमेटिक नहीं रहा, और फिर एक दिन आपको महसूस होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ उस समय नहीं हो रही जब आप कॉन्शियसली एफर्ट कर रहे हैं, वह उन छोटे डिसीजंस में भी हो रही है जिन्हें कोई और नोटिस नहीं करता। आप किस चीज को अटेंशन देते हैं, किस थॉट को इंपॉर्टेंस देते हैं, किस एनवायरनमेंट में खुद को रखते हैं, और मिस्टेक के बाद खुद से कैसे बात करते हैं, ये सब मिलकर आपके माइंड का नया सिस्टम बना रहे होते हैं। लेकिन एक सिस्टम तभी पावरफुल बनता है जब वह प्रेशर में भी काम करे, क्योंकि असली जिंदगी शांत कमरे में नहीं चलती। अचानक फेलियर आएगा, रिजेक्शन आएगा, अनसर्टेनिटी आएगी, और कोई ऐसा दिन आएगा जब आपकी सारी नई हैबिट्स पुराने इमोशनल पैटर्न्स के सामने खड़ी होंगी। उस दिन पता चलेगा कि आपने सिर्फ अपना रूटीन बदला है या सच में अपना माइंड। चैप्टर 6, बिकम द पर्सन यू वर मेंट टू बी। एक दिन ऐसा आएगा जब कोई बड़ा मोमेंट नहीं होगा, कोई ड्रामेटिक अनाउंसमेंट नहीं होगी, फिर भी आपको अंदर से महसूस होगा कि आप पहले वाले इंसान नहीं रहे। वही दुनिया होगी, वही लोग होंगे, वही प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन उनका असर आप पर वैसा नहीं होगा। जिस सिचुएशन में पहले आप डर कर पीछे हट जाते थे, वहां अब आप थोड़ी देर रुककर सोचेंगे। जिस क्रिटिसिज्म से पहले आपका पूरा दिन खराब हो जाता था, अब आप उसे सुनकर डिसाइड करेंगे कि उसमें सीखने लायक क्या है और क्या सिर्फ दूसरे इंसान की ओपिनियन है। जिस फेलियर को पहले आप अपनी आइडेंटिटी समझ लेते थे, अब उसे एक एक्सपीरियंस की तरह देख पाएंगे। यही उस जर्नी का सबसे बड़ा संकेत है जिसमें माइंड सिर्फ बदलता नहीं, मैच्योर होना शुरू करता है। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है। रिवायरिंग का मतलब यह नहीं कि आपका नया वर्जन कभी डरता नहीं, कभी नेगेटिव नहीं सोचता और कभी पुरानी हैबिट्स में वापस नहीं जाता। ऐसा इंसान शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। रियल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यह है कि वही थॉट्स और इमोशंस आने के बाद भी आपके पास उन्हें हैंडल करने का नया तरीका होता है। पहले फियर आपको कंट्रोल करता था, अब आप फियर को नोटिस करके भी आगे बढ़ सकते हैं। पहले एंगर आपको तुरंत रिएक्ट करवाता था, अब आप रिस्पॉन्स चुन सकते हैं। पहले फेलियर आपको रोक देता था, अब फेलियर आपके लिए फीडबैक बन सकता है। याद कीजिए, शुरुआत में हमने उस इनविजिबल पैटर्न की बात की थी जिसमें ट्रिगर आता है, थॉट एक्टिवेट होता है, इमोशन पैदा होता है और फिर फेमिलियर बिहेवियर रिपीट होता है। अब उस लूप में एक नई जगह बन चुकी है, अवेयरनेस की जगह। यही जगह आपकी फ्रीडम है, क्योंकि जब आपको पता चल जाता है कि कौन सा ट्रिगर आपको किस डायरेक्शन में ले जाता है, तब आप हर बार ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देने के लिए मजबूर नहीं रहते। आप पूछ सकते हैं, क्या यह वही पुराना पैटर्न है? क्या मैं अभी डर के आधार पर डिसीजन ले रहा हूं? क्या यह सच में मेरी चॉइस है या सिर्फ फेमिलियर रिस्पॉन्स? कभी कभी सिर्फ इतना पहचान लेना भी पूरा डायरेक्शन बदल सकता है। फिर आइडेंटिटी की बात आती है। आपने अपने बारे में जो पुरानी कहानी बनाई थी, उसे बदलना किसी एक दिन का काम नहीं है। आपको बार बार छोटे डिसीजंस लेने होंगे जो नई आइडेंटिटी के साथ मैच करते हैं। अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड बनाना चाहते हैं, तो डिसिप्लिन के बारे में सोचने से ज्यादा जरूरी है कि आप छोटे कमिटमेंट्स निभाएं। अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं, तो कॉन्फिडेंस आने का इंतजार करने के बजाय कुछ ऐसे एक्शंस लें जिनमें कॉन्फिडेंस की जरूरत हो। अगर आप मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं, तो हर अनकंफर्टेबल इमोशन से बचने के बजाय कुछ इमोशंस को बिना भागे महसूस करना सीखें। आइडेंटिटी वर्ड्स से कम और रिपीटेड एविडेंस से ज्यादा मजबूत होती है। धीरे धीरे एक और बदलाव आता है। आप अपने पास्ट से लड़ना बंद कर देते हैं। आपको समझ आने लगता है कि जिन पैटर्न्स ने कभी आपको प्रोटेक्ट किया था, वे आज शायद आपकी ग्रोथ को लिमिट कर रहे हैं। जिस डर ने आपको कभी रिजेक्शन से बचाया, वही डर आज आपको नए लोगों से मिलने से रोक सकता है। जिस हैबिट ने कभी स्ट्रेस से टेम्परेरी रिलीफ दिया, वही हैबिट आज आपके गोल्स को लगातार डिले कर सकती है। इसलिए अपने पुराने सेल्फ से नफरत करने की जरूरत नहीं है, उसे समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस बिहेवियर को आप सिर्फ हेट करते हैं, उसे बदलना मुश्किल हो सकता है। जिस बिहेवियर को आप अंडरस्टैंड करते हैं, उसके साथ कॉन्शियसली काम करना शुरू कर सकते हैं। और शायद यही सबसे पावरफुल रियलाइजेशन है कि आपका फ्यूचर किसी फिक्स्ड आइडेंटिटी का परिणाम नहीं है। आप अपने पास्ट को इरेज नहीं कर सकते, लेकिन उसके इन्फ्लुएंस को क्वेश्चन कर सकते हैं। आप हर थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन यह चुन सकते हैं कि किस थॉट को अटेंशन देना है। आप हर इमोशन को रोक नहीं सकते,
लेकिन उसके आधार पर तुरंत एक्शन लेना जरूरी नहीं है। आप हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी रिस्पॉन्स की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। यही धीरे धीरे उस मेंटल फ्रीडम को जन्म देता है जिसकी तलाश में इंसान बाहर बहुत कुछ हासिल करना चाहता है। फिर एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि सबसे बड़ा बदलाव किसी एक हैबिट में नहीं था। बदलाव उस मोमेंट में था जब आपने अपने पुराने बिलीफ्स को अनक्वेश्चनेबल ट्रूथ मानना बंद किया। आपने अपने थॉट्स को आदेश मानना बंद किया। आपने अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिटी बनाना बंद किया और आपने अपने फ्यूचर को अपने पास्ट की कॉपी मानना बंद किया। अब आपके पास एक नई पॉसिबिलिटी है। आप सिर्फ ये नहीं पूछते कि मेरी जिंदगी अभी कैसी है, आप पूछते हैं कि मैं किस तरह का इंसान बन रहा हूं और क्या मेरे आज के डिसीजंस उस इंसान के साथ अलाइन करते हैं। क्योंकि अंत में माइंड को रिवायर करना किसी परफेक्ट लाइफ तक पहुंचने की कहानी नहीं है। यह अपनी जिंदगी के स्टीयरिंग व्हील को धीरे धीरे वापस अपने हाथों में लेने की कहानी है। अब सवाल यह नहीं कि आपका पास्ट आपको कहां तक ले आया। असली सवाल यह है कि अब जब आपको पैटर्न्स दिखाई देने लगे हैं, आइडेंटिटी की पावर समझ आ गई है और अपने माइंड को देखने का तरीका बदल गया है, तो आप उस फ्रीडम का इस्तेमाल किस जिंदगी को बनाने के लिए करेंगे। क्योंकि माइंड बदलने के बाद सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है। अब आपके पास पुरानी जिंदगी को रिपीट करने का बहाना पहले जैसा नहीं रहेगा। फाइनल चैप्टर, द माइंड दैट चूजेस। शायद इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि आपका माइंड कितना पावरफुल है, बल्कि यह है कि अब जब आपको उसकी पावर समझ आ गई है तो आप उसके साथ क्या करेंगे। क्योंकि आपने देखा कि आपके थॉट्स हमेशा आपकी आइडेंटिटी नहीं होते। आपने समझा कि पुराने एक्सपीरियंसेस कैसे इनविजिबल पैटर्न्स बना सकते हैं। आपने महसूस किया कि आइडेंटिटी आपके रिपीटेड एक्शन से मजबूत होती है और इमोशंस को दबाने के बजाय समझना जरूरी है। आपने यह भी देखा कि एनवायरनमेंट आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन इन सब के बाद एक आखिरी रियलाइजेशन बचता है। रिवायरिंग का मतलब अपने माइंड को किसी परफेक्ट मशीन में बदलना नहीं है। इसका मतलब है अपने माइंड के साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाना जिसमें आप अपने थॉट्स, इमोशंस और पुराने पैटर्न्स को देख सकें, बिना उनके गुलाम बने। सोचिए, कुछ साल पहले वाला आप आज आपके सामने खड़ा हो। शायद वह खुद को लेकर कुछ ऐसी बातें मानता था जिन्हें आज आप सच नहीं मानते। शायद उसे लगता था कि कुछ चीजें उसके लिए पॉसिबल नहीं हैं। शायद उसने कुछ फेलियर्स को अपनी आइडेंटिटी बना लिया था। शायद वह दूसरों की ओपिनियंस को अपने इनर वॉइस से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था। और अगर वह आज आपको देखे तो शायद उसे सबसे ज्यादा सरप्राइज किसी अचीवमेंट से नहीं होगा। उसे सरप्राइज इस बात से होगा कि आपने अपने बारे में सोचना बदल दिया है। क्योंकि जब सेल्फ इमेज बदलती है तो वही दुनिया अलग दिखाई देने लगती है। अब इमेजिन कीजिए कि कल फिर आपका कोई पुराना पैटर्न वापस आ जाता है। आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आप ओवरथिंक करते हैं, आप किसी बात पर अननेसेसरीली रिएक्ट कर देते हैं। पुराना वर्जन शायद तुरंत कहता, देखा तुम कभी नहीं बदलोगे, लेकिन नया वर्जन कुछ और कह सकता है, ये पुराना पैटर्न वापस आया है, लेकिन ये मेरी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। ये डिस्टिंक्शन छोटी लग सकती है, लेकिन यही चेंज को टिकाऊ बनाती है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब पुराने पैटर्न्स का हमेशा के लिए डिसअपीयर हो जाना नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जब वे वापस आएं तो आपके पास उन्हें पहचानने और अलग रिस्पॉन्स चुनने की क्षमता हो। और शायद यही साइकोलॉजिकल फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रीडम का मतलब यह है कि प्रॉब्लम और आपके रिस्पॉन्स के बीच थोड़ी जगह बनने लगे। कोई आपको रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन आपको खुद को रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं। आप फेल हो सकते हैं, लेकिन फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बनाने की जरूरत नहीं। कोई आपको अंडर एस्टिमेट कर सकता है, लेकिन आपको उसकी ओपिनियन को अपने फ्यूचर की सीमा बनाने की जरूरत नहीं। डर आ सकता है, लेकिन डर का आना हमेशा रुकने का आदेश नहीं होता। आपका नया माइंड भी डाउट करेगा, वह भी कभी टायर्ड होगा, वह भी कभी पुराने रास्ते की तरफ जाएगा, क्योंकि फेमिलियर रास्ता आसान लगता है। लेकिन अब डिफरेंस यह है कि आप उस प्रोसेस को देख सकते हैं। आप नोटिस कर सकते हैं कि कौन सा थॉट आपको पुल कर रहा है, कौन सा इमोशन डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन सा एनवायरनमेंट पुराने बिहेवियर को ट्रिगर कर रहा है। और फिर आप एक छोटा सा सवाल पूछ सकते हैं, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरा पुराना वर्जन करता था, या वह जो मेरा नया वर्जन चुनता। यही सवाल आपकी जिंदगी में बार बार लौटेगा। करियर में,
रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में, मनी में, फेलियर में और उन मोमेंट्स में भी जब कोई आपको देख नहीं रहा होगा। क्योंकि आइडेंटिटी बड़े स्पीचेस से नहीं बनती, वह उन छोटे डिसीजन से बनती है जिन्हें दुनिया शायद कभी नोटिस नहीं करती। आप किस थॉट को रिपीट करते हैं, किस टेम्पटेशन को रेजिस्ट करते हैं, किस मिस्टेक के बाद वापस उठते हैं, किस फियर के बावजूद आगे बढ़ते हैं और खुद से किस तरह बात करते हैं। हर बार आप अपने ब्रेन को एक सिग्नल देते हैं कि आप कौन हैं, और शायद अंत में आपको अपने माइंड को पूरी तरह कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस इतना सीखना है कि हर थॉट पर विश्वास करना जरूरी नहीं, हर इमोशन पर एक्शन लेना जरूरी नहीं और हर पुरानी कहानी को फ्यूचर में कैरी करना जरूरी नहीं। आपका पास्ट आपको एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन उसे आपको डिफाइन करना जरूरी नहीं। आपकी मिस्टेक्स आपकी स्टोरी का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं। आपकी फियर्स रियल महसूस हो सकती हैं, लेकिन वे आपके डिसीजंस की अथॉरिटी नहीं हैं। एक दिन आप किसी पुराने सिचुएशन में खड़े होंगे और अचानक नोटिस करेंगे कि आपने वही रिस्पॉन्स नहीं दिया जो कभी ऑटोमेटिक हुआ करता था। शायद आपने रिएक्ट करने के बजाय पॉज किया, शायद आपने डर के बावजूद एक्शन लिया, शायद आपने खुद को क्रिटिसाइज करने के बजाय समझा। उस मोमेंट में कोई अपलॉज नहीं होगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि आपने अपना माइंड रीवायर कर लिया है, लेकिन अंदर से आपको पता होगा कि कुछ बदल चुका है। और शायद यही सबसे खूबसूरत एंडिंग है। आपको कोई नया इंसान बनने की जरूरत नहीं है, आपको उस इंसान को धीरे धीरे अनकवर करना है जो पुराने फियर्स, बिलीफ्स और बोरोड आइडेंटिटीज के नीचे दब गया था। माइंड आपका एनिमी नहीं था, वह सिर्फ वही पैटर्न्स दोहरा रहा था जो उसने सीखे थे। अब जब आप उन्हें देख सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं और नए एविडेंस के साथ बदल सकते हैं, तो स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में वापस आ सकता है। अब कहानी खत्म नहीं होती, अब पहली बार आपकी कहानी सच में आपकी हो सकती है।